वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी IQ। मैं आप लोगों के साथ आज अप्रैल महीने का करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूँ राजस्थान का। तो आप लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग को फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। मेल ID दी हुई है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर फोक आर्टिस्ट प्रमोशन स्कीम इज स्टार्टेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट इट। मतलब कि मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की गई राजस्थान में। तो उसके लिए नोडल एजेंसी क्या होगी या कौन सी होगी? तो इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन है रविंद्र रंगमंच, रूपायन संस्थान जोधपुर, आर्ट लिटरेचर कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा रविंद्र रंगमंच जयपुर। तो इस योजना में क्या होगा, जो राजस्थान प्रदेश के लोक कलाकार हैं उनको सहायता और सम्मान दी जाएगी, असिस्टेंट दिया जाएगा। मतलब कैसा असिस्टेंट? फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। और जो है आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान है उसके तहत संचालित होगी। लेकिन नोडल एजेंसी कौन सी होगी इसमें? रविंद्र रंगमंच, इसके तहत संचालित की जाएगी इस जो डिपार्टमेंट है राजस्थान का। और इसमें क्या होगा कि जो चयनित प्रविष्टियां हैं, मतलब कि जो लोक कलाकार हैं उनसे फॉर्म वगैरह भरवाए जाएंगे, उनका चयन किया जाएगा और उसके आधार पर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। अब इसमें एक चीज और है, रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान की बात करें तो अराउंड 1960s में इसका कोमल कोठारी, रिनाउंड पर्सनालिटी है राजस्थान में, कोमल कोठारी और इनके साथ में विजयदान देथा, इन दोनों ने मिलके रूपायन संस्थान का जोधपुर में स्थापना की थी। और इसका जो मेन एम है रूपायन संस्थान का, सेम है राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है उसका संरक्षण करना, उसका प्रमोशन करना, उसको बढ़ावा देना। और आई थिंक RS 2013 में इस पे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, प्री में RS प्री 2013 में रूपायन संस्थान पे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, रविंद्र रंगमंच। और कौन सी मिनिस्ट्री चलाएगी? आर्ट लिटरेचर कल्चर मिनिस्ट्री। नोडल एजेंसी होगी रविंद्र रंगमंच। इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जो राजस्थान के फोक आर्टिस्ट हैं उनको। नेक्स्ट है, राजस्थान में भी अमृता मिशन स्टार्ट किया गया, तो किससे रिलेटेड है? तो इसमें है ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एजुकेशन स्कॉलरशिप टू गर्ल चाइल्ड 6 to 14 एज ग्रुप, प्लांटेशन ऑफ गिलोय प्लांट, स्कीम रिलेटेड टू डेयरी प्लांट्स इन इंडिया। तो अमृता मिशन है वो गिलोय प्लांट के प्लांटेशन से रिलेटेड है। जो रघु शर्मा राजस्थान के स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री हैं, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है अमृता मिशन को। इसके तहत आने वाले 4 महीनों में जयपुर में 1.5 लाख ऑफ प्लांटेशन किया जाएगा गिलोय प्लांट का। और गिलोय की क्या खासियत है कि कोई जैसे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का काम आता है, और बुखार वगैरह हो जाता है तो उसको सही करने का काम आता है, प्लेटलेट्स गिर जाते हैं डेंगू के टाइम पे उसको बढ़ाने के लिए काम आता है। तो इसके मतलब औषधीय जो लाभ देखे जाए बहुत ज्यादा है, तो उसको देखते हुए गिलोय प्लांटेशन किया जा रहा है अमृता मिशन के तहत राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग has started a production of hand sanitizer in Rajasthan according to guideline of WHO? अल्कोहल बेस्ड होगा, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रोडक्शन किया जाएगा। किसके द्वारा स्टार्ट किया जाएगा? तो राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स है और केशोराय पाटन शुगर मिल बूंदी है। तो ऑप्शन है ओनली वन एंड टू, बोथ 1 and 2, सॉरी यहाँ पे ओनली 2 होगा, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा सिर्फ राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, ओनली ए। तो कोरोना की रोकथाम के लिए हैंड सैनिटाइजर का यूज है वो बताया गया है WHO के द्वारा, जो अल्कोहल बेस्ड होता है। उसकी वजह से जो कोरोना के कीटाणु हाथ पे लगते हैं वो खत्म हो जाते हैं उसी टाइम। तो इसमें क्या है कि जो राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स है, ये अल्कोहल मतलब कि जो शराब होती है पीने के लिए उसका भी उत्पादन इसने स्टार्ट कर रखा था। तो इसी के द्वारा हैंड सैनिटाइजर का भी उत्पादन किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे? झोटावाड़ा, इसके मतलब जो सेंटर्स हैं उत्पादन वाले, झोटावाड़ा जयपुर में, देन मंडोर जोधपुर, आफ्टर डेट कोटा, उदयपुर एंड हनुमानगढ़। तो ये सेंटर्स हैं 5 जहां पे अल्कोहल का उत्पादन किसके द्वारा? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा किया जाता था। अब क्या हैंड सैनिटाइजर का यहाँ पे उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट है, RT एक्ट 2009 के तहत जो फ्री एडमिशन होते हैं 25% सीट पे प्राइवेट स्कूलों में, तो उसमें अभी तक एनुअल इनकम अराउंड 50,000 थी, मतलब जिस 1 लाख थी, तो 1 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी गई? मतलब जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उसमें 25% सीट रिजर्व की गई थी RT राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 के तहत।
तो जिस परिवार की सालाना 1 लाख से कम है वही बच्चे जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते थे प्राइवेट स्कूल्स में, सीट्स पे। तो अभी रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने इसकी जो लिमिट है वो बढ़ा के कितनी कर दी है, 2.5 लाख। 1 लाख तो थी मान लो पहले, 2 लाख या 50,000, तो इसका आंसर हो गया 2.5 लाख। मतलब जो 2.5 लाख से अधिक से कम पारिवारिक आय वाले बच्चे हैं अब वो भी जाके इन सीट पे एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यावर आसिंद मंडल हाईवे इज बीइंग डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। मतलब ब्यावर आसिंद और मंडल हाईवे बनाया जा रहा है राजस्थान में, तो किसकी सहायता से बनाया जाएगा? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस देगी पूरा, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से ब्यावर आसिंद मंडल हाईवे है उसका निर्माण किया जा रहा है, जो नेशनल हाईवे 158 है इसका जो नंबर होगा। और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इसके तहत वर्ल्ड बैंक है वो पूरे की पूरी सहायता करेगी। 87 मतलब 87 किलोमीटर लंबा राजमार्ग होगा और इसमें भारत सरकार की ओर से भी 2 पैकेज में 412.95 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो वैसे जो इसमें वित्तीय सहायता मिल रही है पूरी पूरी वर्ल्ड बैंक से मिलेगी। एनएच होगा 158 और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है और 87 किलोमीटर लंबा होगा। 492.95 करोड़ का जो असिस्टेंस है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो इसमें कुछ पुल भी बनाए जाएंगे, आरओ भी हुआ, मतलब रेलवे ओवरब्रिज हो गया, उसके बाद 2 मेजर 5 माइनर पुल बनाए जाएंगे। इसका फायदा क्या होने वाला है? इसके विकसित होने के बाद जोधपुर, पाली, देन नागौर, इनकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत आसानी से भीलवाड़ा आसिंद है जहां पे, चित्तौड़गढ़ एंड कोटा, तो यहाँ इन 3 जगहों से इसकी कनेक्टिविटी बहुत आसानी से हो जाएगी। अभी आने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो इसका और फायदा क्या होगा, जो ये इन 3 जगहों पे सीमेंट का, कपड़े का और पत्थर का व्यापार है, तो उसके लिए आवाजाही में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो एक बार मैं वापस ब्रीफ कर देता हूँ। ब्यावर आसिंद मंडल हाईवे है, ये डेवलप किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की सहायता से। NH 158 होगा ये प्रोजेक्ट का नाम है और 87 किलोमीटर के आसपास ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो असिस्टेंट मिलेगा थोड़ा बहुत, वो 412.95 करोड़ का। इसका फायदा क्या होगा? जोधपुर, पाली और नागौर 3 जिले हैं राजस्थान के, उनकी कनेक्टिविटी हो जाएगी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा से, क्योंकि जो तीनों स्थान हैं ब्यावर आसिंद और मंडल ये एकदम यहाँ पे बॉर्डर पे, लगभग बॉर्डर पे स्थित है। तो इसकी वजह से भीलवाड़ा कपड़ों के लिए फेमस है, चित्तौड़गढ़ सीमेंट के लिए फेमस है, कोटा यहाँ के जो अन्य औद्योगिक इकाई है जैसे पत्थर वगैरह के लिए फेमस है। तो यहाँ पे इसकी आसानी से क्या होगी, पहुंच हो जाएगी और इस पहुंच के तहत व्यापार में सुगमता होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, रिसेंटली ड्यूरिंग कोविड-19 का जो महामारी फैली उसके दौरान राजस्थान गवर्नमेंट ने मनरेगा में अनस्किल्ड, मनरेगा में जो महात्मा गांधी नरेगा है, MG नरेगा होगा, सॉरी, महात्मा गांधी नरेगा में अनस्किल्ड वर्कर है उसके जो पहले पर डे वेजेस 199 रुपीज थे वो बढ़ा के कितना कर दिया है? ऑप्शन है 235, 213, 225 एंड 250 रुपीज। तो इसका आंसर होगा 213, मतलब 213 रुपए। तो अनस्किल्ड वर्कर का पहले जो डेली वेज था वो 199 था, वो बढ़ा के कर दिया है ये। और सेमी स्किल्ड और स्किल्ड इन दोनों का बढ़ा के कर दिया है 213 रुपए से, ये सॉरी इसका आंसर 220 होगा, 220 रुपए कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं था, 220 रुपए। और सेमी स्किल्ड और स्किल्ड दोनों का बढ़ा के 213 रुपए से 235 रुपए कर दिया गया। तो क्या क्वेश्चन था कि मनरेगा के तहत अनस्किल्ड वर्कर है उनका 199 रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 220 मतलब 220 रुपए। और सेमी स्किल्ड और स्किल्ड दोनों का बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 213 से 235 रुपए। इसका फायदा क्या होगा? जो कोरोना महामारी के दौरान लोगों के रोजगार छिन गए हैं या फिर काफी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उससे जो गांव के लोग हैं उनको थोड़ा सा आर्थिक संबल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन RSLDC है, जो राजस्थान स्टेट ने मिशन मोड के तहत इसकी स्थापना कर रखी है। लोगों को स्किल प्रोवाइड कराने के लिए, उस स्किल के साथ साथ उनको जो भी लोग हैं जिनको स्किल प्रोवाइड कराई जा रही है रोजगार में भी मदद मिलेगी। तो उसने क्या किया है, ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किए हैं कोरोना
तैयार करने के लिए। कोरोना वॉरियर अभी तक किसको कहा जाता था? जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, या जो कोरोना महामारी के तहत काम कर रहे हैं बिना रुके, तो उसमें डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स और पुलिस पर्सन आते थे। लेकिन इसके तहत क्या किया गया है कि अगर आप लोग कोरोना वॉरियर की ट्रेनिंग ले लेते हो, कोर्स कर लेते हो, तो आप लोगों को ये तीनों होना जरूरी नहीं है, कोई भी कोरोना वॉरियर बन सकता है। तो इसमें कौन कौन से कोर्स हैं? क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड बेसिक्स ऑफ कोविड-19, लेबोरेटरी सैंपल कलेक्शन एंड टेस्टिंग, मतलब जो सैंपल लिया जाता है कोविड-19 के लिए तो उसका कलेक्शन करना और टेस्टिंग करना, आईसीयू केयर एंड मैनेजमेंट, कोविड-19 ट्रेनिंग फॉर एनसीसी कैडेट्स, क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 और मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। तो इस टाइप के कोर्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी कोर्स हैं। तो इन कोर्स को करने के बाद कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट हैंड टू हैंड मिल जाएगा और वॉलंटरी हम लोग कोरोना वॉरियर के तौर पे काम कर सकते हैं। तो किसने स्टार्ट किया? राजस्थान स्किल लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो एक कंपनी एक्ट के तहत 2013 के कंपनी एक्ट के तहत नामित संस्था है और ये मिशन मोड पे स्किल डेवलप करने का काम कर रही है राजस्थान में। नेक्स्ट, राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, जो दिसंबर 2019 में आई थी। इसमें काफ़ी प्रावधान थे कि एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के लिए भी थे, एग्री बिजनेस के लिए भी थे, एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी थे। तो इसमें से मतलब कि अभी क्या था कि इसमें से कुछ लोगों को चुन के अनुदान दिया जाना था उनके प्रोजेक्ट के लिए। तो टोटल 8 लोगों के प्रोजेक्ट को इसमें चूज किया गया है। 8 लोगों के प्रोजेक्ट को चूज किया गया है, जो अराउंड 4.32 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा इसमें, ठीक है, ग्रांट दी जाएगी। लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है कि 3 महिलाएं हैं जोधपुर की, किसान महिलाएं, जिनको 2.5 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। तो कौन कौन सी हैं वो? तो सबसे पहले गोमी देवी हैं, जिन्होंने वेयर हाउस के लिए अप्लाई किया था, इनका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। नारायणी देवी हैं, इन्होंने मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट के लिए अप्रूव किया था, ये भी अप्रूव हो गया है। फिर मुन्नी सांखला, इन्होंने गार्लिक ओनियन मतलब लहसुन और प्याज का डिहाइड्रेशन प्लांट लगाने के लिए अप्लाई किया था, वो भी यहाँ पे मंजूर हो गया है। तो इस पॉलिसी के तहत पहली बैठक हुई थी अभी अप्रैल में। तो इस पहली बैठक के तहत इन प्रोजेक्ट को 8 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था, जिसमें 3 महिलाओं के प्रोजेक्ट थे। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल, मतलब कि जो चीफ मिनिस्टर की है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया गया मार्च 2020 में। और हालांकि अप्रैल में इसने काम स्टार्ट किया है, अप्रैल 2020 में। द स्टेट गवर्नमेंट हैज इश्यूड एंड ऑर्डर्ड एंड कंस्टिट्यूटेड दिस काउंसिल। उसके बाद इसका एम क्या है? टू टेकल चैलेंज कमिंग इन द वे ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, मतलब कि आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कोरोना महामारी से पूरा देश गुजर रहा है, पूरी दुनिया गुजर रही है। तो इस दौरान जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा पड़ा है, ठीक है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा रुक गई है। तो आने वाले टाइम में इस चैलेंज को टैकल करने के लिए और डेवलपमेंट स्टेट के लिए इसका गठन किया गया है। ये क्या करेगी? मैनेजमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करना है, आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ensuring the smooth implementation of scheme and policy related to health, cleanliness and education। तो इन सब एरियाज पे कोर एरियाज हैं जिन पे ये जो काउंसिल है वो सुझाव देगी। और हम बात करें इसके मेंबर्स की, तो चीफ मिनिस्टर क्या होंगे? इसके हेड होंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि चेयरमैन या अध्यक्ष होंगे। उसके बाद अरविंद मायाराम विल बी द वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। अरविंद मायाराम है, डॉक्टर अरविंद मायाराम। उसके बाद डॉक्टर गोविंद शर्मा है, वो एडवाइजर या सलाहकार सदस्य कहा जाएगा जिसको, सलाहकार सदस्य। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो मुख्य सचिव है, और साथ ही साथ में अतिरिक्त मुख्य सचिव है, वित्त तथा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री है, वो भी इसके सदस्य होंगे। और उसके बाद अदर मेंबर्स हैं, उनके नाम नहीं पढ़ रहा मैं। तो ये सारे इसके मेंबर हैं। इसका जो मेन हमें क्या याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर इसके हेड होंगे, अरविंद मायाराम का नाम और गोविंद शर्मा का नाम। साथ ही साथ में इसका जो एम है वो हमको पता रखना है कि कौन कौन से कोर एरिया में ये जो परिषद है वो काम करने वाली है। फिर है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अपेक्स बैंक है जिसकी ब्रांच जयपुर में है। उसने अपने इतिहास में पहली बार परिचालन व्यय है उसमें 111.50 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कितना? 111.50 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। और एक इसने बताया सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजाना ने, सहकारिता के जो मंत्री कोऑपरेटिव मिनिस्टर उदयलाल अंजाना, इन्होंने इस डाटा को दिया है कि 111.50 करोड़ का फायदा पहली बार इसके इतिहास में हुआ है। उसके बाद कुछ एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ कि राजस्थान में क्या किया जा रहा है। 16,000 करोड़ का, 16,000 करोड़ का ब्याज मुक्त इंटरेस्ट फ्री फसली ऋण दिया जा रहा है। कि मतलब इतना ऋण दिया, इतना जो
लोन दिया जाएगा 16,000 करोड़ के आसपास, उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा और 25 लाख किसानों को इससे फायदा होने वाला है। 25 लाख किसानों के फायदे के लिए ये एक योजना स्टार्ट की गई। एक पॉइंट और था इसमें, लास्ट पॉइंट आज का, कि मुख्यमंत्री ने अपने जब बजट का भाषण दिया था तब उन्होंने क्या किया था, वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना, इसकी घोषणा की थी 2020। तो इसके तहत क्या किया गया, 60 वर्ष से अधिक जो पत्रकार हैं, 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ पत्रकार हैं उन जिन्होंने हमेशा मतलब जिन्होंने अपना करियर पत्रकारिता में स्टार्ट किया था, पत्रकारिता अभी तक कर रहे हैं, फिर पत्रकारिता में खत्म कर दिया, तो राज्य सरकार ने उनको 5,000 रुपये मासिक सम्मान राशि स्वीकृत की है। ये 5,000 रुपये मासिक सम्मान राशि दी जाएगी वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के तहत। तो ये था आज का लेक्चर। Thanks for watching this video, and you can ask doubt on this ID or these are the contact numbers, and be with us, be with Study IQ.